हेलो दोस्तों। तो आज हम लोगों का दूसरा लेक्चर है क्लास 11th का, क्लास 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर था क्या, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इस वाले चैप्टर का लेक्चर 2 है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और आज का लेवल हम बहुत अच्छा लेके चलेंगे। सेल वाले चैप्टर से जो इसमें बताएंगे वो आपके नीट फाउंडेशन या फिर नीट के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो हम बताएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आज। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए पूरा। ठीक है, लेक्चर 2 है। देखिए, कल हम लोग सेल के बारे में मोटा मोटा जान चुके थे। डिस्कवरी कौन किया था, सेल का डिफिनीशन, उसके बाद सेल थ्योरी के बाद और हम लोग थोड़ा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक केंद्रक के बारे में जान चुके थे। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जान चुके थे। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। एक चीज़ बता दें आपको, जो कोशिका का अध्ययन, क्या कोशिका का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हिंदी में कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। ठीक है, ये कल हम आपको नहीं बताते तो आज बता दे रहे हैं। उसके बाद अब देखिए, कल हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को जान चुके थे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला जो उसका मेन डिफरेंस था। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। तो आज हम लोग चलिए इसको और डिटेल से जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में और सारे क्या क्या डिफरेंस हैं, उसको हम लोग पूरा अच्छे से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। चलिए देखिए, तब आज का मेन टॉपिक जो है वो डिफरेंस है किसके, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में। एक तरफ हम लिख दे रहे हैं प्रोकैरियोटिक, एक तरफ क्या है प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ क्या है यूकैरियोटिक। ठीक है, इसको बताने के पहले हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं इसी में कि एक होता है, एक क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव, और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखिए ऐसे जीव जिनका शरीर केवल केवल एक कोशिका का बना होता है उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या है ये? यूनिसेलुलर। ठीक, और जिनका शरीर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इन कोशिकाओं को अपना अलग अलग कार्य बांट दिया रहता है, ऐसी कोशिकाओं को, ऐसे जीव को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, एक होता है चलिए इसको बताते हैं, इसके बाद आपको बता देंगे इसमें थोड़ा सा और। तो अब देखिए आप लोग, बीच में हम एक लाइन दे दे रहे हैं। जो पहला मेन डिफरेंस है वो क्या होगा कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होगी इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट मतलब अनुपस्थित होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है यानी कि केंद्रक कला, क्या है ये? केंद्रक झिल्ली क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। ठीक, दूसरा डिफरेंस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसमें हिस्टोन प्रोटीन एक होता है। ठीक है, जैसे कि कोशिका के अंदर डीएनए पाया जाता है ना, कोशिका के केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए आपस में हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट होता है, अनुपस्थित। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और इसमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? प्रेजेंट होता है यानी कि उपस्थित होता है। ठीक, तीसरा है
जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, ठीक। जो प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मतलब होता है आनुवांशिक पदार्थ। वो क्या होता है, जो डीएनए तो पाया जाता है, लेकिन डीएनए इनका कैसा होता है पता है, इनका जो डीएनए होता है सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर, यानी कि वृत्ताकार। कैसा होता है, वृत्ताकार, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंड डीएनए। डीएनए सिंगल स्टैंड नहीं होगा, डबल स्टैंड होगा, लेकिन सर्कुलर होगा, यानी कि इनका डीएनए जो है डबल स्टैंड में आप बना दो ऐसे, सर्कुलर रहेगा, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लीनियर डीएनए होता है। लीनियर मतलब हो गया रेखित, क्या है, रेखित, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। चौथा जो मेन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जैसे कि प्रोकैरियोटिक में हम उदाहरण क्या बताते हैं, बैक्टीरिया, बीजीए, ठीक है, और एक होता है माइकोप्लाज्मा। ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। अब अगर आप लोग बैक्टीरिया के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानते हो, तो बैक्टीरिया में इनका डीएनए तो सर्कुलर ऐसे पड़ा है इनके साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरिया का डीएनए ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़ा है, लेकिन एक अलग सा, लेकिन क्या होता है, लेकिन एक अलग सा कुछ डीएनए की तरह, डीएनए की तरह एक और पाया जाता है, ठीक है। उसका सिर्फ डीएनए एकदम डीएनए के सेम ही रहता है, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। जैसे एक मान लो यहाँ से अलग सा अपना घूम रहा है, ये क्या है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। अब देखो, जो प्लाज्मिड होता है, इनका एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है। हम लोगों का क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र जो है, हमारे केंद्रक के अंदर, हमारे केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, जैसे मान के चलिए ये आपका सेल हो गया, एक केंद्रक हो गया, इसके अंदर क्रोमेटिन धागे हो गए, इसी के अंदर क्या है, गुणसूत्र है, क्या है, गुणसूत्र है, यानी कि क्रोमोजोम मटेरियल है। तो हम लोगों का क्रोमोजोमल मटेरियल जो है हमारे केंद्रक के अंदर ही पैक रहता है। लेकिन जो बैक्टीरिया यानी कि जो प्रोकैरियोटिक वाले जीव होते हैं, उनके अंदर एक अलग सा ऐसा डीएनए मांग सकते हो, एक अलग सा इसे क्रोमोजोमल मटेरियल घूमता रहता है, जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी कि क्या है, प्लाज्मिड। क्रोमोसोमल मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल क्या है, प्लाज्मिड, ठीक। क्या है ये, प्लाज्मिड। ये क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि उपस्थित होता है, ठीक है। बाइलिंगुअल में पढ़ा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं, ना हिंदी वाले को दिक्कत होगी ज़्यादा, ना इंग्लिश वाले को, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो है, चौथा वाला है पॉइंट, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, ठीक है। चार आप लोग समझ गए। और देखिए, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, उनके अंदर एक और चीज़ है कि जैसे हम लोग जब कोशिका के बारे में और आगे चल के पढ़ेंगे, कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, उसके बाद लाइसोसोम हो गया, ये सब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड हैं, यानी कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी एक पन्नी के अंदर रहता है, उसके मेम्ब्रेन रहता है, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, वो सब क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। यानी कि अगर इसको लिख दें हम कोशिकांग, कोशिकांग को हिंदी में बोल देते हैं, वो इंग्लिश में बोल देते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेली। ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, अनुपस्थित, यानी कि एब्सेंट। लेकिन एक पाया जाता है, एक पाया जाता है, एक क्या पाया जाता है, वो है क्या, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम इसमें पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक है, इनमें सभी कोशिकांग क्या होते हैं, ऑल सेल ऑर्गेनेली या फिर कोशिकांग
सभी कोशिकांग क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हम प्लस कर प्रेजेंट प्लस लिख दे रहे हैं, उसके बाद एनटी, यानी कि इसको आप समझ लीजिए प्रेजेंट है, ठीक है। और एक डिफरेंस आपको बता दें, जो इसमें ये देखो हम जो लिखे हैं राइबोसोम, जो ये राइबोसोम होता है, जो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम होता है वो 70 S का होता है, और जो यूकैरियोटिक का राइबोसोम होता है वो 80 S का होता है। तो जब सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल से पढ़ाएंगे राइबोसोम के बारे में, लेकिन अभी इतना समझ लो आप लोग कि जो इसमें कैसा है 70 S, ये क्या है, यस, यस मतलब होता है सेडवर्ग यूनिट, ठीक है, उसी के नाम, उन्हीं के नाम पर इनको यस रखा गया, सेडवर्ग यूनिट, ठीक है। इसमें क्या होता है 70 S राइबोसोम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 70 S तो होता ही है, इसी के साथ साथ प्लस और क्या पाया जाता है, एक 80 S का राइबोसोम, 80 S का राइबोसोम। समझ गए आप लोग? एक बार इसको नोट करिए पूरा, हम इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। हम लोग लगभग 5 से 6 डिफरेंस पढ़ चुके हैं, ठीक। अब जो बताने वाले हैं ये तो बेसिक हो गया आपके हाई स्कूल इंटर लेवल तक, ठीक है। लेकिन अब जो बताने वाले हैं ये आगे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ज़रूर याद करिए, अभी नहीं पूछा जाएगा, 11th 12th में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये वाला। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक में और क्या आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं। जो हम लोगों की कोशिका के अंदर क्या होता है पता है, सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, यानी कि कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक। क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक। और यहाँ भी लिख दे रहे हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, आप लोग समझिए, ठीक। सेलुलर रिस्पायरेशन में 2-3 प्रकार की क्रिया होती है, जैसे एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, ये आपको आगे मिलेगा क्लास में या फिर 11th में शायद, ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए जो इनका ये डिफरेंस है सेलुलर रिस्पायरेशन, जो इनका ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोजन, लाइसिस मतलब होता है टूटना, ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव के जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होता है, साइटोसॉल में, साइटोसॉल यानी कि कोशिका द्रव्य, ठीक। उसके बाद एक होता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल या क्रेब चक्र, ये आपको वो 12th में मिलेगा 12 में। ये भी कहाँ पर होता है, साइटोसॉल में, ठीक, यानी कि कोशिका द्रव्य में। और ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ETC, ये कहाँ पर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोग समझ रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कोई कोशिका है, ये कोशिका है, ठीक। यही जो एक मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, यही जो इसको पैक की हुई है पूरा साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को, ये वाली जो पन्नी है पूरा बाहर की, यही है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन आप लोग 12th में पढ़ोगे, एनर्जी फॉर्म होता है, वो कहाँ पर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और अब देखिए यूकैरियोटिक में कहाँ होता है, यूकैरियोटिक तथा ये तो साइटोसॉल हो जाएगा, यानी कि सेम रहेगा। जो क्रेब्स साइकिल होता है ये कहाँ पर होता है पता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया कि किसमें, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है वो कहाँ पर होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ऐसे 2 झिल्ली इसमें पाई जाती है, ठीक है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहर वाली एक अंदर वाली, जो अंदर वाली झिल्ली होती है ऐसे पूरा रहता है इसका, जो अंदर वाली झिल्ली होती है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलता है, यानी कि इनर, यानी कि आंतरिक झिल्ली में इनर
माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। समझ गए आप लोग? ठीक। और एक चीज़ और बता दें, अभी लग रहा होगा कि आप लोग ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आएगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, बाद में समझ में आएगा कि हाँ क्या बताए थे हम। और उसके बाद है, जब इनका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं यार, हाँ, जैसे कि जब इनका ये ग्लूकोज टूटता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, क्या होता है, ब्रेक होता है, इसमें तब 38 एटीपी मिलता है। कितना? 38 एटीपी। 38 एटीपी हरदम मिलेगा। लेकिन जब यूकैरियोटिक में ग्लूकोज टूटेगा, जब ब्रेक होगा, तो या तो कभी कभी 36 मिल जाता है और 38 मिल जाता है। कभी 36 मिलेगा, कभी 38 मिलेगा। ये शटल सिस्टम एक होता है, उसको बाद में पढ़ना आप लोग, बहुत ज़्यादा मतलब कि आगे चल के है। जब शटल सिस्टम इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, इसी वजह से इसमें हरदम 38 मिलता है। इसमें शटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसमें 36 और 38 मिलता है। ठीक है, तो आप लोग पूरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। एक बार इसको पूरा नोट करिए, ठीक है। और ये तो आपको पूरा हम बाहर बाहर से पूरा समझा चुके हैं सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक के बारे में। अब हम कल से आप लोगों को पढ़ाएंगे इस वाले चैप्टर में, यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, क्लास 11 के बायोलॉजी में। कल से पढ़ाएंगे हम सेल ऑर्गेनेली के बारे में, ठीक है, यानी कि कोशिकांग के बारे में। कई सारे कोशिकांग हैं, 7-8, उनके बारे में पूरा बताएंगे। वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद सेल डिवीज़न स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।